बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून को ये बता दिया गया है कि आप मिसफिट हैं इस सिस्टम के लिए। यानी कि जो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो नए सूबों वाला मामला है इसे डिले किया जाए और मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म के जो ओहदा है उस तक पहुंच जाए, इस पर क्लियरली बता दिया गया कि आप मिसफिट हैं। और साथ ही साथ नवंबर तक का टाइम भी दे दिया गया है कि नवंबर में ये जो तरमीमें हैं वो होनी है और जो नए सूबे हैं ना वो बनने हैं। अहम तरीन तफसीलात इस पर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि लाहौर में 2 पुलिस एहलकार जो हैं उनको गोली मारकर मार दिया गया। ये मामला क्या है और इनिशियल डिटेल्स तो ये सामने आई कि जिन लोगों ने ये किया उन्होंने जवाब ये बताया कि कोई बदला उनकी जानिब से लिया गया, क्योंकि पहले उनके जो घर वाले थे पुलिस वालों की जानिब से उन्हें मारा गया। बहरहाल इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो कल ऐलान किया था हर चौक डी चौक, रात को लोग तो निकले, सब ने देखा, फुटेजेस भी सामने आई, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अभी मिस किया जा रहा है। आखिर पुलिस जो है उन्होंने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं रोका? हालांकि डी चौक में और ब्लू एरिया में भी सुहेल अफरीदी गए, वहां पर पीटीआई के लोग जो है वो पहुंचे हुए थे, झंडे भी उठाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने नहीं रोका। ये क्या इशारा है? इस पर कुछ आम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में ईरान और अमरीका से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि ईरान ने जो है वो प्रेम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी कि सरप्राइज हमले करने का जो फैसला है ना वो कर लिया है। पहले ऐसा होता था कि इस तरह की स्ट्राइक्स अमेरिका की जानिब से सामने आती थी। जो पहले फेज़ में अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया और मुज़ाकरात के दौरान किया और उन्होंने ये कहा जी कि इससे पहले कि ईरान पर हम पर हमला करे हमने ईरान पर हमला कर दिया। अब नाज़रीन ईरान ये सोच रहा है कि हम अमेरिका पर ऐसा हमला कर दें कि क्योंकि अमेरिका सोच रहा है और इससे पहले कि अमेरिका हम पर हमला करे हम उनके ऊपर हमला करते हैं। ये मामला के इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगाज़ आज के व्लॉग का नाज़रीन करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हर चौक डी चौक का ऐलान किया था और रात को वाकई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से फुटेजेस सामने आ गई हैं और पीटीआई के जो लोग हैं वो निकले हैं और हर चौक डी चौक उन्होंने बनाया। जो कॉल थी वो कामयाब हुई। इवन के इस्लामाबाद ब्लू एरिया में सुहेल अफरीदी पहुंचे हुए थे और वहां पर जो पीटीआई के लोग थे वो जो कारकुनान थे वो पहुंचे। हाँ, एक इंसिडेंट भी हुआ कि जो गाड़ी थी गालिबन सुहेल अफरीदी के काफिले के साथ जो लोग थे उस गाड़ी को पुलिस एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि जो है वो तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद वो सख्ती नहीं थी जो वैसे की जाती रही है अभी तक पीटीआई पर। एक तो उन गिरफ्तारियां जो है वो की जाती थी फौरी तौर पर, इतनी बड़ी तादाद पुलिस निकल आती थी, गिरफ्तारियां कर लेती थी, पकड़ कर ले जाती थी, करने नहीं देती थी कोई भी जो है वो एहतजाज या मार्च वगैरह। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। अब इस पर लोग कुछ इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि शायद ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली रीज़न तो ये है कि कल थी 14 अगस्त, तो ज़्यादातर जो लोग निकले हुए थे वो 14 अगस्त के लिए निकले थे। अब ये आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल था कि ये लोग आया 14 अगस्त के सिलसिले में निकले हुए हैं या ये सुहेल अफरीदी की कॉल पर निकले हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है जब सुहेल अफरीदी पहुंचे तो लोग उनके साथ हो गए। इवन कि अगर बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे उस कॉल के ऊपर तो तब भी लोग उनके साथ हो गए। नंबर 1 तो ये उसकी जो रीज़न है वो हो सकती है। नंबर 2 नाज़रीन ये कि 28वीं तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप इस मामले पर हमें सपोर्ट करें, मुक़तदरा की जानिब से कहा गया है। इसके बदले में हम इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो बहाल कर देते हैं और हो सकता है कि उन्हें बनी गाला भी हम शिफ्ट कर दें। ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वैसे तो पीटीआई कहती है कि जो नए सूबे वाला मामला हम इसे सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो साथ ही ये सवाल भी उठाते हैं कि ये तो जो इलेक्टेड सिस्टम होता है ना वो ये कर सकता है, फॉर्म 47 वाला सिस्टम तो नहीं कर सकता। हमें एतराज़ कोई नहीं है, बिल्कुल ये होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। तो बहरहाल पीटीआई को ये कहा गया है। अब इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि इस वजह से भी कल रात को नहीं रोका गया होगा कि चले फ़िलहाल सख्ती नहीं करते, हो सकता है 28वीं तरमीम के मामले में ये जो है वो साथ आ जाए। और तीसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि दबाव सुहेल अफरीदी बनाने में कामयाब हो गए हैं और सुहेल अफरीदी ने जो लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी हुई है उस पर भी जिस तरह से कॉन्फिडेंट है सुहेल अफरीदी, तो लगता यही है कि मुक़तदरा इस वक्त दबाव में आ भी चुकी हुई है
कि अगर ये लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, मुल्क के ओवरऑल जो सूरत हाल है, आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज अभी भी जारी है, बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, सिंध के हालात आपके सामने हैं, KPK के हालात आपके सामने, इवन के पंजाब के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, माशी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर लॉन्ग मार्च को वही पुराना वाला काम किया गया जो 26 नवंबर को किया गया, तो फिर तो और ज़्यादा जो रद्द अमल है और जो लावा है ना वो फट जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि तीसरा जो एक वो है मुमकिन तौर पर जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि दबाव और जो लावा है ना पब्लिक का वो फट सकता है अगर दोबारा से उस किस्म का जो इंसिडेंट है वो होता है। और इसकी एक मिसाल भी सामने आ गई है। कैसे? अब लाहौर में कल 2 पुलिस एहलकार थे, पुलिस वाले थे, उनको गोली मारकर जो है वो मार दिया गया। अब नाज़रीन जो कुछ इतलात सामने आई हैं वो इतलात ये हैं कि जिन अफराद ने ये किया है उन्होंने बुनियादी तौर पर बदला लेने के लिए किया। अब उनकी फैमिली मेम्बर्स जो थे उनको पहले शायद पुलिस वालों ने जो है वो मारा और बदले के तौर पर इन्होंने पुलिस वालों को जो है वो मार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हार्ट स्टेट की बात कर रही है, हार्ट स्टेट का पहला नतीजा है। और माजी में हम अपने बचपन में ये चीज़ें सुना करते थे कराची के हवाले से कि भाई कराची में इस तरह से जो है वो हो गया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की जो ख़बरें वो आया करती थी। और इवन के कुछ पुलिस वालों ने, मेरे ख्याल से MQM के अगेंस्ट ऑपरेशन था या कौन सा ऑपरेशन था, उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था, फिर उनको भी चुन चुन कर जो कुछ उनके साथ हुआ, इवन के मूवीज़ बनी हुई हैं उन तमाम मामलात के ऊपर। तो अब ये जो काम हुआ है ना कल, अब देखें ये कब होता है, जब एक तो माशरे में इंसाफ नहीं होता या अदालती सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं होता। अदालती सिस्टम के ऊपर कैसे एतमाद हो, सालों साल केस चलते रहते हैं और अभी तो जो अदालतों के साथ हुआ वो भी आपके सामने, सिर्फ तनख्वाही बढ़ाई जा रही हैं। तो उनको एतमाद नहीं था शायद कि यार ये चीज़ कोई जो इंसाफ है वो मिलेगा, या जो भी उनका मैटर था अदालत में लेकर जाते, दोनों तरफ से जो चीज़ें थी वो डिस्कस होती। हो सकता है उनकी गलती ना होती, पुलिस हो सकता है कि पुलिस एहलकार जो थे वो अपनी कोई ड्यूटी कर रहे होते, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं ना, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन जो इनिशियल मामला सामने आया वो यही था जी कि बदला लेने के लिए ये किया। तो ये कब होता है, जब आपका जो हार्ट स्टेट है, जब आप जो दबाव है वो इतना बढ़ा देते हैं कि लोगों के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है उनको जब ये यकीन हो जाता है हम सिस्टम के पास जाएंगे, वहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होगी, चलो इस बात को छोड़ देंगे, इंसाफ होगा नहीं होगा, वो ये समझते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारा फ़ायदा नहीं है, तो हम खुद ही जो है वो ये काम कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये भी किसी ना किसी कोने में खौफ ज़रूर है कि अगर दोबारा उस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो फिर कहीं जो लोग हैं, जो हालात हैं वो मज़ीद हमारे हाथ से निकल ना जाए, और जो लावा इस वक्त पक्का हुआ और उस लावे ने फटना है, ये सबको पता, वो कहीं फट ना जाए। और जब फट गया, पब्लिक सड़कों पर आ गई, तो उसे फिर कौन रोक पाएगा? ज़ाहिर सी बात है 25 करोड़ की आवाम है, वो 25 करोड़ छोड़ें, आप 1 करोड़ भी आवाम सड़कों पर निकल आती तो ये जो सिस्टम है उठा के वो बाहर फेंक देगी। तो ये मेरे ख्याल से तीसरी वो थी। और ये जो काम हो गया है ना कल लाहौर में, जो इसकी इनिशियल रीज़न सामने, ज़ाहिर सी बात है बाद में हो सकता है उन मुल्ज़िमान को पकड़ भी लिया जाए, उनको सज़ा दे दी जाए, जो भी चीज़ थी, लेकिन ये जो काम हो गया है ये अब वही चीज़ हो रही है जो कराची में हम बचपन में सुना करते थे हो रहा है। और अब लाहौर, मतलब लाहौर नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि सारा पैसा आप लाहौर में खर्च करती रही है नून लीग। वहाँ मेट्रो ट्रेन बनाई, वहाँ ऑरेंज ट्रेन बनाई, मेट्रो बस बनाई, क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट्स जो है वो नहीं की गई। अच्छा, उस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो मेट्रो भी जो है वो बंद हो रही हैं, वो कह रही है कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है उनको चलाने के लिए। तो क्या किया जा रहा है, मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा बसें तो बंद कर दी हैं कि चले थोड़ी सी जो बसेज हैं वो चलाइए। अब थोड़ी सी बसेज जब चलाई जाएंगी तो उससे क्या होगा, जहाँ पर एक बस अगर दिन में मिसाल के तौर पर 100 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय किया करती थी, जितने भी उसके चक्कर लगते थे, तो बसेस कम होने से उनका जो 200, 250 या 300 किलोमीटर सफ़र उनको तय करना पड़ेगा। तो जो बसेस है उनका इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा, वो बसेस का भाड़ा जो है वो बनती जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या से जो बसेस हैं वो लेकर आएंगे। तो ये इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है। तो बहरहाल जी हालात ना सिर्फ माशी तौर पर बल्कि वैसे भी ओवरऑल अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बेहतर नहीं है। आगे आपको बताता चलूँ, नवंबर में नया निज़ाम आ रहा है। मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं अक्सर इनकी खबरें जो है वो कोट भी करता रहता हूँ। इन्होंने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने कहा जी कि नवंबर तक उन्हें ये लगता है कि नया सिस्टम आ जाएगा। नवंबर का मतलब ये है कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 3 महीने आप समझ लें। इससे पहले ख्वाजा आसिफ की गालिबन उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर नया सिस्टम आ जाएगा, तो वही 3 महीने का ही टाइम होगा, वो नवंबर तक ही बनता है। अच्छा, अब नवंबर में नया सिस्टम आने का मतलब नए सूबे और बाकी मामलात वगैरह, नंबर 1 ये।
नंबर 2 वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ इस निज़ाम के लिए बिल्कुल फ़िट नहीं है उनके ख़्याल में। अच्छा, और साथ ही वो जब उनसे सवाल पूछा गया जो एंकर पर्सन थे कि उन्होंने तो 11-12 अरब का जहाज़ भी ले लिया और आप कहते हैं कि वो सिस्टम के लिए बिल्कुल फ़िट नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया किसी भी वक्त ये जहाज़ इनके गले पड़ जाएगा। तो ये जी मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं। और इसकी एक रीज़न जो लॉजिकली समझ में आती है वो ये भी है कि नवाज़ शरीफ जब आए वापस तो पहले तो यही था ना कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, और फिर उसके बाद अखबारों में इश्तिहार भी आ गए और फिर बेइज्जती ये उठाना पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ बन गए। इनकी फैमिली के अंदर मसाइल जो चलते रहे और नवाज़ शरीफ जो फिर पता नहीं 2 साल जो है वो नाराज़ भी रहे। तो मरियम नवाज़ का मामला भी इसी तरह का ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ हैं यस मैन और मरियम नवाज़ जो हैं वो थोड़ी सी नवाज़ शरीफ के ऊपर गई हुई हैं और इस सिस्टम के अंदर वो फिट नहीं हो सकती। ये इस तरह का कुछ जो गुफ्तगू है जी उनकी जानिब से तासुर देने की कोशिश की गई। दूसरे नंबर पर यह है जी कि 28वीं तरमीम नवंबर तक आ जाएगी। लोकल गवर्नमेंट और छोटे सूबों पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इसके खिलाफ हैं। नून लीग में मरियम नवाज़ की तरफ से ज़्यादा मुखालफत आ रही है। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर पंजाब कोई 12 करोड़ का सूबा है, उसकी आप वज़ीर आला हैं, तो जब ये छोटे सूबे बनेंगे तो हो सकता है 1.5-2 करोड़ का जो कोई सूबा, उसकी जब अगर मिसाल के तौर पर ये इक़्तिदार में रहते भी हैं और 30-35 सूबे बनते हैं, तो 30-35 सूबे बनने का क्या मतलब है? पंजाब में भी तो फिर जो है वो 15-20 जो सूबे हैं वो बनेंगे। तो पंजाब में इतने सूबे बनते हैं तो फिर वो अकेली मतलब है कि हर एक सूबे की वो बन भी जाती हैं या उनके ऊपर कोई सिस्टम आता है, जो भी नया सिस्टम ही लाते हैं, वज़ीर आला नहीं होता, कोई और होता है, तो क्या होगा कि वो तो 1.5-2 करोड़ की आबादी हो जाएगी। तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इख्तियारात भी जो है वो आलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे और वो शशके या वो चीज़ तो फिर नहीं रहेगी। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी का भी मामला है, दोनों जमातें मुखालफत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी तो उनका तो खुलकर सामने आ गया, वो मुखालफत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ नून लीग जो है, इनमें वही जो हमेशा से इनकी वो रहती है कार्रवाई कि नूरा को एक भाई जो है वो गला पकड़ता है और एक भाई पाँव पकड़ता है। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल रेडी हैं जी, ठीक है, जैसे कहेंगे वो यस मैन है। तो मरियम नवाज़ थोड़ी मजम्मत करती रही, नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, चीज़ों को ज़रा डिले देने की कोशिश के बजाय इसके कि छोटे सूबे बने, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जो बात है वो आगे चले। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद मालिक साहब ये भी कहते हैं कि ये तय हो चुका हुआ है कि ये जो नया सिस्टम है ना, ये आना ही आना है। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और ख़बर है जी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनके बड़े मुखालिफ रहे, लेकिन खैर अभी वो कहते हैं जी कि मैंने सारी मुखालफत उनसे ख़त्म कर दी। इन्होंने एक कॉलम लिखा है आज, और अपने उस कॉलम में ये कहते हैं कि 2022 से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को छोड़ो, तभी जो निज़ाम है वो आगे चल पाएगा। ये वो कहते हैं कि उस टाइम से मैं ये कॉलम लिख रहा हूँ। तो आज नया उन्होंने कॉलम लिखा और इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है ना वो किया। दूसरी तरफ PTI से भी कहा जा रहा है, देखिए आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे इन मामलात को या इस प्रेशर को कैश करवाती है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई ले पाती है। अब देखें ना कि जब मुलाकातें इमरान खान साहब की हो रही थी तो तब मुतालबा था इमरान खान साहब की रिहाई, लेकिन अब मुलाकातें नहीं हो रही तो अब रिहाई वाला मामला पीछे रहेगा और अब कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें हम बहाल कर देते हैं। बहरहाल इस पर PTI ने इनिशियल तो जवाब अच्छा दिया है कि आप मुलाकात कराएं, आगे का फैसला इमरान खान साहब ने करना है। तो मुलाकात अब ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में ही जो मुलाकात है वो हो जाएगी, या लेट भी हुआ तो 27 सितंबर से पहले इमरान खान साहब से जो मुलाकात है ना वो हो जाएगी, क्योंकि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी केस मुकर्रर हो गया इमरान खान साहब को, और वहाँ से भी मुझे लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा और इमरान खान साहब किसी से जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। आखिर में जी मैं आपको बताता चलूँ ईरान और अमेरिका से रिलेटेड ख़बर क्या है। पहले तो ये ख़बरें आपको बताता चलूँ, ईरान ने अमेरिका के लड़खड़ाते हुए कदम देख लिए हैं, इसी लम्हे का इंतज़ार था, अब अमेरिका के खड़ाक देखना। ईरान दुश्मन के लिए सोने के पुल नहीं बनाएगा बल्कि लकड़ी के पुल भी जला देगा। मुझे दिफाई मुआहदे वाले जो तुर्क अच्छा बात इसको छोड़ें। फिर दूसरा ये जी कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि ईरान ने अमेरिका और इसकी इत्तेहादियों पर प्रेम्प्टिव स्ट्राइक्स का फ़ैसला कर लिया है, और इसका ऐलान जो है वो रहबर मौज़म के मुशीर मोहम्मद खबीर जो है उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा बहरहाल ये नाम पता नहीं दुरुस्त प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बहरहाल ईरान की तरफ से ऐलान सामने आया है। अच्छा बात मज़ीद वो ये कहते हैं कि अमेरिका तो मशरिक़ वस्ता से भाग रहा है, लेकिन अब ईरान अमेरिका के पीछे जो है वो राउंडेड स्टोन, यानी कि वो पत्थर नहीं होता कि आप भाग रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ईरान पत्थर लेकर अमेरिका के पीछे जो है वो भागना चाहता है, और उसे वो ऐसे नहीं अब छोड़ेगा।
अरबों ने सूरत हाल भांप ली है, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 खसूसी जहाज़ इस हफ्ते ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लैंड किए हैं। ख्याल है कि एक जहाज़ में नजराना था कि महाराज हम पर दया कीजिए, दूसरों को जितना चाहे मारिए, इसलिए अब अमारात के साथ नरमी बरती जाएगी। सऊदी अरब को चाहिए फैसला कर ले कि क्या करना है। अगर अदम जारियत या नाम एग्रेशन पैक्ट का मुआहदा करना है तो नजराना लेकर तेहरान हाजिर हो जाए, वरना फिर गोरी आ रहे हैं। तो बहरहाल जी अब सिचुएशन ये है कि जंग से पहले जिस जगह पर अमेरिका था उस जगह पर ईरान है। यानी कि अमेरिका की पहले की पोजीशन ये थी कि उसने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया और ये कहा जी कि हमें ये शक था कि कहीं हमारे ऊपर ईरान हमला ना कर दे, तो इससे पहले कि ईरान हम पर हमला करे हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब ईरान वही बात कर रहा है, अमेरिका यहाँ से भाग रहा है। 2 फेजेज़ में जंग हुई, दोनों फेजेज़ में अमेरिका को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। पहले फेज़ में तो फिर MOU हो गया था, दूसरे फेज़ में तो ये हुआ कि MOU भी हुआ लेकिन अमेरिका को जंग जो है इससे पीछे हटना पड़ा। उसके अपने जनरल्स उसको कह रहे हैं कि हम मज़ीद नहीं लड़ सकते हैं, आपको हट जाना चाहिए, हमारे जो मिसाइल्स हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी लीडरशिप को तब्दील किया है। फ़ौज के अंदर जो उनके जनरल्स हैं, 6 जनरलों की उन्होंने नई तैनाती की और उनके हवाले से कहा जाता है कि बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ है, सख्त गिर उनका मौक़िफ़ है अमेरिका के मामले में। इसीलिए मुज़ाकरात 2029 तक गए हैं और अब ये टास्क दे दिया गया है उस नई फ़ौज को या नए जनरल्स को कि आपने क्या करना है कि आपने ऐसा अब रास्ता तलाश करना है कि जो दुश्मन है ना उनके ऊपर हम हमला करें, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हमला करे। अब अगर इत्तेहादियों की बात की जाए, जो खलीजी ममालिक हैं, इनमें जो है वो UAE जिस तरह से कहा जा रहा है कि नजराना दे दिया गया है, या जो भी हरजाना या कतर वगैरह वो पहले पीछे हो गए थे, सऊदीया बीच में आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद सऊदीया को कुछ फैसला करना पड़ेगा। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के बीच में सालसी वाला मामला है तो सऊदीया वाले मामले को भी आप पीछे कर दें। रह जाते हैं कतर और कुवैत। अगर ये कतर कह रहा हूँ, कुवैत और बहरीन, अगर ये दोनों ममालिक भी ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ईरान के पास क्या बचेगा? वो कौन से दुश्मन की सरजमीन पर जाकर उनको जो अटैक है वो करेगा? वो फिर अमेरिका ही बच जाता है। यानी कि अब ईरान से बैठकर अमेरिका के ऊपर बराह रास्त हमला करने का जो टास्क है ना वो दे दिया गया है। तो अब ये प्लानिंग चल रही है इस वक्त ईरान के अंदर। तो अमेरिका चाहे वो यहाँ से भाग भी जाए, अब ईरान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।